नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 प्रश्न। क्या राहुल गांधी के पीछे-पीछे मोदी जी भी मिजोरम जाएंगे? दूसरा, क्या अडानी अब खुद मैदान में उतर गए हैं? और तीसरा, कहां से लाएंगे 21 लाख रुपए गुजरात के राज्यसभा सांसद? इन तीनों विषयों पे बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। चैनल की मेंबरशिप का मतलब कि आप हमें एक छोटी रकम अ, हर महीने अ, हमारे आर्थिक सहयोग के रूप में हमें देने की आपसे गुजारिश है। और अगर आप हर महीने का ये कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो एक बार एक मुश्त भी आप हमें ये रकम दे सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, क्या राहुल गांधी के पीछे-पीछे मोदी जी भी मिज़ोरम जाएँगे? अब 5 राज्यों में चुनाव है। 7 नवंबर को सबसे पहले मिज़ोरम में पूरे राज्य में एक साथ और छत्तीसगढ़ में 2 फेज़ में 1 फेज़ का इलेक्शन 7 तारीख को वोट पड़ेगा। अब इन सब के मद्देनज़र राहुल गांधी जो अभी तक तेलंगाना, अम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में घूम रहे थे, अब चुनाव की जब घोषणा हो गई है, उसके बाद वो सबसे पहले पहुंचे हैं मिज़ोरम। मिज़ोरम में उनकी 3 दिन की ये यात्रा है। चुनाव की बात पहले कर लें, क्योंकि 2 वजह हैं। राहुल गांधी का वहाँ जाना, एक तो चुनाव भी है, 2024 चुनाव भी है और बहुत सी चीज़ों को और भी कवर कर रहा है। तो पहले चुनाव की बात कर लें। 2018 के विधानसभा चुनाव में 40 में से 26 सीट मिज़ो नेशनल फ्रंट, एमएनएफ जो बोलते हैं, उनको मिली थी, 5 सीट कांग्रेस को और 1 सीट बीजेपी को मिली थी। वहाँ पे जो मेन ऑपोजिशन पार्टी थी वो ज़ेडपीएम थी, जिसको 8 सीटें मिली थी। लेकिन बीजेपी 1 सीट पाने के बाद भी अपने मतलब एमएनएफ और अपने को एनडीए का पार्ट बताती है और ये क्लेम करती है कि भाई एनडीए के पार्ट है एमएनएफ। मिजोरम की एक और बात आपको बता दूं कि मिजोरम 1972 में यूनियन टेरिटरी बना और उसके बाद 1987 में 1987 में उसको स्टेटहुड मिला। छोटा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 11 लाख लोग वहां रहते हैं। उसमें से क्रिश्चियंस 87%, 87%, बुद्धिस्ट करीब 9% और हिंदू करीब 3%। वहाँ की भाषा जो है वो मूलतः मिजो है, जिसको करीब 73% लोग बोलते हैं। चकमा को 9% लोग बोलते हैं और 8वें नंबर पर बंगाली है, जिसको 1.37% लोग बोलते हैं। पहली 8 भाषाओं में हिंदी भी नहीं। वहाँ अभी 2018 में जब एमएनएफ की सरकार आई, उससे पहले 2008 से 2018 तक कांग्रेस की सरकार थी। वहाँ पे मिजोरम से 1 राज्यसभा और 1 लोकसभा के सांसद आते हैं। कांग्रेस के एमपी कई बार वहां से रह चुके हैं, लेकिन 2019 का जो आखिरी चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें एमएनएफ जीता था। वहां कांग्रेस ने एक इंडिपेंडेंट को समर्थन किया था और वो 2 नंबर पे, मतलब वो रन कर रहे थे। हाल में मिजोरम के स्पीकर ने भी इस्तीफा देके, जो एमएनएफ के विधायक थे, इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन की है और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि भाई जो भी केंद्र सरकार रहेगी उसके साथ हमें रहना होता है, तो इसलिए हम तो केंद्र सरकार के साथ। अब जरा चुनाव से हटकर बात कर ली जाए, चुनाव से अलग बात कर ली जाए। राहुल गांधी इस 3 दिन के दौरे पर क्यों है, ये उन्होंने स्पष्ट किया। उन्होंने एक तो भारत जोड़ो यात्रा की स्टाइल में उन्होंने 2 किलोमीटर पैदल चले, लोगों से मिले, प्रश्न उठाए, बहुत सी चीजों पे, भारतीय जनता पार्टी पे, आरएसएस पे और पीएम मोदी पर। सबसे पहली बात तो उन्होंने कही कि देखिए मणिपुर का क्या हाल कर दिया है सरकार, इस केंद्र सरकार ने। जहां एक स्टेट मणिपुर थी, अब वहां 2 स्टेट जैसी हो गई। कुकी मैती के यहाँ की तरफ नहीं आ सकता है, मैती कुकी के इलाके में नहीं आ सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार ने ये हाल कर दिया। क्योंकि और फिर उन्होंने पहला प्रश्न उठाया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मणिपुर में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं मणिपुर के बारे में बोल रहे हैं? क्यों नहीं मणिपुर में कोई ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जिससे वहां पे हिंसा रुके? और साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है, पर इज़राइल पर तुरंत वक्तव्य देते हैं। देश का पूरा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो लग गया है इज़राइल पर। इज़राइल क्यों आया? कैसे आया? हमास क्या? पैलेस्टीन क्या? कौन किसके साथ? किसका क्या? उसमें लग गया। मणिपुर पे इस तरह की डिबेट आपने कभी नहीं होते हुए सुनी होगी।
उन्होंने एक जो बहुत राहुल गांधी ने इस पूरे यात्रा में एक बात जो कही है, उन्होंने कहा कि आइडिया ऑफ इंडिया में डाइवर्सिटी, विभिन्नता, वो निहित है। तो जो हमारा जो देश है वो मतलब इट्स अ नेशन ऑफ विथ डाइवर्सिटी, और प्रत्येक राज्य का स्थान है, और ये जब प्रत्येक राज्य की डाइवर्सिटी होती है तभी इंडिया बनता है। एक आज टेलीग्राफ ने एक अच्छी स्टोरी की है, उसमें उसमें बताया है कि किस तरह से राहुल गांधी और खड़गे जी ये सुनिश्चित योजना के तहत मोदी जी के का सच बता रहे हैं, या दूसरे शब्दों में मोदी जी का जो जिस तरह से वो अपना तारा बाना बनते हैं इलेक्शन का, उसको साफ कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मणिपुर विजिट किया था, अगर आपको याद हो, जब क्राइसिस के बिल्कुल बीच में, और उस समय एक बहुत कंट्रास्ट ड्रॉ किया था उन्होंने मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी अभी भी नहीं गए। उस समय बहुत से लोगों का था कि भाई मोदी जी को भी जाना चाहिए, लेकिन मोदी जी नहीं जाते हैं। मिजोरम से राहुल गांधी का पुराना नाता रहा है। मिजोरम वो स्टेट है जहां 1966 से 1986, 1966 टू 1986 तक मिजो की जो आजादी की बात कर रहे थे, उन लोगों के और सरकार के बीच में काफी खींचतान रही, काफी कुछ हिंसात्मक कार्रवाई भी हुई, लेकिन अंततः 1986 में मिजो अकॉर्ड हुआ, और उसका श्रेय राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी को जाता है। राहुल गांधी 1986 में जब ये मिजो अकॉर्ड हो गया था, उसके बाद राजीव गांधी के साथ, शायद तब 16 साल के थे वो, उनकी बहन प्रियंका गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी, ये सब लोग मिजोरम 1986 में गए थे। राहुल गांधी फिर 2008 में भी गए, कई बार उसके बाद गए। अब यहाँ पे जो सबसे मूल बात है कि मोदी जी की इमेज है, उसके बारे में राहुल गांधी बहुत स्पष्टता से उसको उसको जिसको कह रहे हैं ना, बेनकाब कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मणिपुर के रेफरेंस में ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कितने संवेदनशील हैं, और उनका आचरण कितना गैर जिम्मेदाराना है। एक तो बात वो ये कह रहे हैं। दूसरा, वो ये भी बात हो रही है कि उनकी ये आदत है कि वो बड़े-बड़े वादे करते हैं, और बड़े-बड़े वादे करने के बाद इलेक्शन के समय बड़े-बड़े वादे करते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं। अब इसको आप वादा खिलाफी कहिए, इसको भूल जाना कहिए। और खड़गे जी इस बात को राजस्थान की जो रैली कर रहे हैं, वहाँ बार-बार इस बात को याद दिला रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपको काम करने वाली सरकार या झूठ बोलने वाली सरकार, इसके बीच में चुनना है। राहुल गांधी इस यात्रा में ये भी कह रहे हैं कि जो मणिपुर की जनता पर अटैक है, वो भारत पर अटैक है, वो इंडिया पर अटैक है। आगे वो मिजोरम में जब उन्होंने कल एक संक्षिप्त भाषण दिया, तो उन्होंने कहा कि मिजो कल्चर पर आक्रमण, मिजो भाषा पर आक्रमण, मिजो लोगों के धर्म पर आक्रमण, ये सीधे-सीधे भारत पर आक्रमण के बराबर है। चुनाव जीते या हारे, पर राहुल गांधी ने मिजोरम जाकर इंडिया को मजबूत करने का काम ज़रूर किया। क्योंकि लोगों को लगा है कि मेन लाइन जिसको कहते हैं ना, मुख्य धारा के जो मुख्य पार्टी, मुख्य धारा के जो नेता हैं, सबसे शीर्षस्थ नेता हैं, वो लोग यहाँ आके उनके साथ खड़े हैं। और साथ में उन्होंने मोदी जी पर मणिपुर पर ध्यान देने, कार्रवाई करने का प्रेशर बढ़ा दिया है, क्योंकि मोदी जी उसको इग्नोर कर रहे थे। मोदी जी को लग रहा था कि इसको सब लोग भूल जाएंगे, लेकिन अब मिजोरम इलेक्शन की वजह से ये प्रश्न उनसे बार-बार पूछा जाए। दूसरी बात, क्या अडानी अब खुद मैदान में उतर आए हैं? अडानी जी की कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट महुआ मोइत्रा के रेफरेंस में आया। मैं थोड़ा रेफरेंस बता दूं और बात बता दूं कि क्या हुआ था। महुआ मोइत्रा के एक पुराने मित्र थे, जय अनंत देहाद्री, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। उनसे उनकी कुछ मतलब खटपट हुई, नाइत्तेफाकी हुई, और फिर उन लोग अलग-अलग हो गए। सितंबर 23 में महुआ मोइत्रा ने एक एफआईआर लिखाई कि मेरे घर में घुस के कुछ सामान ले गए हैं। अल्टीमेटली ये भी हुआ कि उसमें कुत्ता भी उठा ले गए हैं, लेकिन पुलिस के बीच बचाव करने के बाद वकील साहब ने कुत्ता वापस कर दिया और एफआईआर विथड्रॉ हो गई। ये जो जय अनंत जी हैं, इन्होंने सीबीआई में कंप्लेन किया कि हीरानंदानी ग्रुप के जो दर्शन हीरानंदानी जी हैं, उनसे पैसा लेकर और तोहफे लेकर महुआ मोइत्रा पार्लियामेंट में प्रश्न पूछते हैं। मैं ये भी बताता चलूं, दर्शन हीरानंदानी जी दुबई में रहते हैं, और इनके पिताजी जी निरंजन हीरानंदानी जी हैं, जिन्होंने हीरानंदानी ग्रुप को सेट किया है, जो
बड़ा रियल एस्टेट ग्रुप है इस समय मुंबई का। अब ये जो जय अनंत जी देहाद्री जी ने जो कंप्लेन की है, इस कंप्लेन की बेसिस पर निशिकांत दुबे ने लोकसभा के स्पीकर को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई इसका ऐसे इन्होंने किया है और मानना है, उस पर कार्रवाई हो। दूसरा पत्र उन्होंने लोकसभा स्पीकर को लिखने के बाद आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को लिखा है कि पता करें कि महुआ मोइत्रा का जो लॉगिन आईडी है, उससे किसी दूसरे ने लोकसभा पर क्या लॉगिन किया था। महुआ मोइत्रा के ऊपर केंद्र के दूसरे मंत्री इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी के राजीव चंद्रशेखर ने भी हमला बोला है। महुआ मोइत्रा ने सब पर अपने उचित कार्रवाई करने का अपनी तरह से जवाब दिया है। निशिकांत दुबे के अगेंस्ट उन्होंने अवमानना का केस, वो सब चल रहा है। लेकिन इस बीच अडानी जी की तरफ से कल उनके अडानी जी के अहमदाबाद ऑफिस से जय अनंत की कंप्लेन का हवाला देते हुए एक एक बड़ा स्टेटमेंट आया है उनका। उसमें कहा गया है कि हीरा नंदानी ग्रुप द्वारा स्पेसिफिकली मतलब टारगेट करके अडानी ग्रुप को टारगेट करके षड्यंत्र किया जा रहा है और ये साफ उजागर हो गया है। अडानी ग्रुप ने यह कहा कि हमारी कंपनी और हमारे चेयरमैन गौतम अडानी की इमेज और रेपुटेशन को खराब करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। अब ये तो उन्होंने कहा और उन्होंने महुआ मोइत्रा के नाम के रेफरेंस के लेके किया। अब इसके पलटवार में महुआ मोइत्रा ने आजकल एक्स बोलते हैं या मतलब जो अब ट्विटर हो गया उसका नाम अब एक्स हो गया है, उस पर उन्होंने लिखा कि मैं तब तक आराम नहीं करूंगी जब तक ईडी और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ना शुरू कर दें अडानी जी के 13,000 करोड़ के कोल स्कैम के ऊपर, तब तक मैं आराम नहीं करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि अडानी कंपनी से उन्होंने 3 प्रश्नों का जवाब या आरोप जो उनसे कहा है कि आप जरा इसका जवाब दीजिए। पहला उन्होंने कहा कि क्या ये नेशनल इंटरेस्ट में था? आपका नेशनल इंटरेस्ट कहां था जब एक चाइनीज और एक यूएई नेशनल के साथ मिलकर कुछ ऑफशोर कंपनी के द्वारा आपने कोल की ओवर इनवॉइसिंग की, इस देश को एक तरह से ठगा। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न कहा है कि कहां था आपका नेशनल इंटरेस्ट जब धमरा में मैनिपुलेशन करके 46,500 करोड़ रुपए का कंट्रैक्ट एलपीजी या सीएनजी या एलपीजी का था, कंट्रैक्ट बिना टेंडर के आपने लिया था। फिर उन्होंने कहा आपका नेशनल इंटरेस्ट कहां था जब बेनामी एफपीआई को सेबी ने लाखों करोड़ों के स्टॉक को मैनिपुलेट करने दिया, जिस तरह से आपने जो उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है। अब ऐसा मुझे लगता है कि अडानी जी को मैंने बहुत देखा है, बहुत कोई भी उद्योगपति या व्यवसायी किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को टारगेट नहीं करता, और खास करके अगर वो पॉलिटिकल आदमी इंडिविजुअल का नाम लेके नहीं करता है। लेकिन अडानी जी तो अडानी जी हैं, उनको अगर गुस्सा आया है महुआ मोइत्रा पे तो बिल्कुल वो उनके नाम से वो करेंगे। इस तरह का स्टेटमेंट मेरे ख्याल में करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि या तो अब अडानी जी को इतना डर गए हैं, सहम गए हैं, गुस्सा आ रहा है, सबका मिला जुला ये है कि ये निश्चित हो गया है कि बीजेपी के साथ ही अडानी जी का भी जो भविष्य है वो बंध गया है। तो अगर बीजेपी बढ़िया इलेक्शन में जीतेगी तो अडानी जी भी खुश होंगे, अगर बीजेपी कहीं इलेक्शन में खराब परफॉर्म करती है तो उससे अडानी जी के बिजनेस पे डायरेक्ट फर्क पड़ेगा। अब तीसरी बात, कहां से लाएंगे 21 लाख रुपए गुजरात के राज्यसभा सांसद? जो गुजरात के बीजेपी के अध्यक्ष हैं सीआर पाटिल साहब, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, कहीं जब मीटिंग कर रहे थे बीजेपी के वर्कर्स की, तो उन्होंने कहा कि जितने राज्यसभा, ये आज इंडियन एक्सप्रेस में छपा भी है, उन्होंने कहा ये जितने राज्यसभा के एमपीज हैं उनको कम से कम 21 लाख रुपए पार्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मतलब देने चाहिए। और फिर कोई एक विधायक था, उसने 11 लाख दिए थे, फिर उससे माइक से ही बोला कि भाई बाकी कब दोगे, 5,000 दिया, अब बाकी कब दोगे, इत्यादि इत्यादि। मैं थोड़ा सीआर पाटिल साहब का बैकग्राउंड भी बता दूं। सीआर पाटिल साहब जो अध्यक्ष जी हैं,
1975 में सूरत पुलिस में वो कांस्टेबल भर्ती हुए। 1976 में ही वो शराब का एक घोटाला जो बूटलेगिंग बोलते हैं, नकली शराब बनाने के धंधे में उनको अरेस्ट हुए। फिर वो सस्पेंड किए गए 6 साल के लिए, उसके बाद बाहर निकले और 2002 में उन्होंने मतलब वो सबसे मुख्य आरोपी थे, डिफ़ॉल्टर थे, डायमंड जुबली कोऑपरेटिव बैंक स्कैम हुआ। उस समय तक अभी ये वाली टेक्निक नहीं शुरू हुई थी कि कैसे देश से भाग जाया जाता है पैसा लेके। तो वो भागे नहीं, तो उन्होंने अगर नहीं भागे तो उनको क्या-क्या फ़ायदा हुआ, आप ये देखिएगा आगे। ये कांस्टेबल साहब 1975 के कांस्टेबल साहब ने कोई ऊपर आरोप ये था कि 2002 में इन्होंने 54 करोड़ रुपए का लोन लिया था। फिर ये अरेस्ट हो गए, 15 महीने जेल में रहे। जेल से इन्होंने बेल अप्लाई की, बेल इनको मिल गई, इस शर्त पर कि वो पैसा वापस करेंगे। लेकिन फिर इन्होंने वापस नहीं किया बेल मिलने के बाद, ये फिर जेल चले गए और अंतोगत्वा 88 करोड़ रुपया इन्होंने चुकाया। तो अब सोचिए मतलब ये सही बात है जब सब लोग कहते हैं कि भाई गुजरात, शाइनिंग गुजरात, बढ़िया एनवायरनमेंट बिज़नेस का। 1975 के कांस्टेबल जो शराब की बूटलेगिंग में अरेस्ट होते हैं, वो 2002 आते-आते और उसके बाद फिर 88 करोड़ रुपए का बैंक डिफ़ॉल्ट भी चुका देते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। हालाँकि फिर ये 2014-2019 का लोकसभा इलेक्शन जीते हैं और गुजरात भाजपा के 2020 से अध्यक्ष हैं। ये मैंने सिर्फ़ इसलिए बताया कि इनके ऊपर बहुत केस थे, अब एक भी केस नहीं, सब केस सुलट गए हैं। सब केस को मैनेज कर लिया गया, अब इनके ऊपर कोई केस नहीं है। मेरा जो मूल प्रश्न वो अभी भी ये है कि ये जब इस तरह का आप समझ सकते हैं कि इनकी कितनी ताकत होगी, इनको कितना लोग मानते होंगे और इनकी पकड़ कितनी होगी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के। अब अगर ये किसी राज्यसभा सांसद से कहते हैं कि भाई 21 लाख रुपया दो पार्टी के इंफ्रा फंड में, तो क्या किसी को ये हक है कहने का कि मायावती जी अपने बर्थडे में क्यों पैसा लोगों से आता था? या मुझे एक चीज़ और नहीं समझ में आती है कि ये राज्यसभा सांसद 21 लाख रुपए लाएँगे कहाँ से? मतलब घर बेचेंगे, कि बीवी के गहने बेचेंगे, कि खेत बेचेंगे, ये कहाँ से 21 लाख रुपया लाएँगे? जो जो पाटिल साहब कह रहे हैं ना कि 21 लाख रुपया दो, तो ये ज़रा मतलब सोचने वाला विषय है और पाटिल साहब जैसे लोग ही भई तरक्की करते हैं पॉलिटिक्स में। ये भी गुजरात मॉडल को बताता है कि गुजरात मॉडल में किस तरह के लोग कितनी तरक्की करके कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।